गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो 18 जनवरी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और जिसको भी इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट किसने जीता है। इसकी बात हो रही है यहाँ पे टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट की। तो किसने जीता है? तो आंसर क्या रहेगा? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानानंदा, यानी ऑप्शन एक यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने 16 जनवरी 2024 को संपन्न टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में शतरंज के विश्व नंबर 1 चैंपियन डीग लिरेन यानी चीन के को पराजित किया है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का आयोजन नीदरलैंड के विजक ओन जी में किया गया। ये जगह का नाम है, याद रखना, नीदरलैंड के अंदर है। इस टूर्नामेंट में 18 वर्षीय प्रज्ञानंदा विश्वनाथन आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद। इनके बाद में ये प्रज्ञानंदा ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। प्रज्ञानंदा लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए शतरंज में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे याद रखना। आगे देखो, प्रज्ञानंदा के मास्टर्स ग्रुप में अब 2.5 अंक हो गए हैं और वह रैंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। मास्टर ग्रुप में नीदरलैंड के अनीस गिरी 3.5 अंक लेकर पहले स्थान पे, ये भी याद रखना। पहले स्थान पे कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनीस गिरी। और अंक कितने इनके पास? 3.5 अंक। अनीस गिरी ने भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को हराया था। अली रेजा फिरोजा के 3 अंक और वह दूसरे स्थान पे मौजूद है। यानी पहले स्थान पे कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनीस गिरी। दूसरे स्थान पे कौन है? अली रेजा फिरोजा। और तीसरे स्थान पे कौन है? प्रज्ञानानंदा। अब बात करते हैं नीदरलैंड की। तो राजधानी क्या है? वैसे तो हेग को क्या बनाया गया? प्रशासनिक राजधानी के तौर पे दर्जा मिला है। और मुद्रा क्या है? यूरो। और प्रधानमंत्री ग्रेट बिल्डर्स। तो ये भी याद रखना साथ में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कौन सा सम्मेलन है? एशियाई बौद्ध सम्मेलन। तो किसके द्वारा किया गया? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की स्थापना 1970 में भारत, श्रीलंका और नेपाल के धार्मिक नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी, जिसका मुख्यालय उलान बटार, मंगोलिया में स्थित है। तो ये भी याद रखना, कहीं ना कहीं क्या पता पूछ लिया जाए। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखो, बौद्ध धर्म की शुरुआत 6ठी शताब्दी में सिद्धार्थ गौतम ने की थी। बाद में उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कपिलवस्तु पर शासन करने वाले सांक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी। बुद्ध ने पहला उपदेश यूपी में बनारस के सारनाथ में दिया था। बुद्ध को यूपी के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुई। उनका पहला उपदेश पाली में लिखा गया था। तो देखो, इनसे दो चार लाइन है, इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन एसएससी जीडी के तौर पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जीडी है ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है कि जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई, पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन है, तो याद रखना स्टैटिक जीके के तौर पे। आगे देखो, हाल ही में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? असम के अंदर। कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? असम के अंदर। और ये कौन सा आयोजन है? तो ये है 50वां आयोजन अभी 2024 में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2024 को असम के दीफू के कार्बी आंगलोंग जिला मुख्यालय के पास सारालांगशो में कार्बी युवा महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। किसने भाग लिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2024 को। कार्बी यूथ फेस्टिवल पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जातीय त्योहार है। यह मुख्य रूप से कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद
KASC द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में रहने वाले कार्बी और अन्य जातीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो बताओ भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चतुर्थ स्थान पे, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं पर नजर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की ओर से रिपोर्ट अभी जारी की गई है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में रिपोर्ट 2024 के अनुसार अमेरिका की सैन्य क्षमता को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं की सूची में सर्वाधिक आंका गया है। यानी टॉप फर्स्ट पे कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। यानी अमेरिका एक नंबर पे है। इसी सूची में दूसरे नंबर पे कौन है? रूस। और तीसरे स्थान पे है चीन। यानी दूसरे पे कौन आ गया? रूस। और तीसरे पे कौन है? चीन। और भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान। तो भारत की जो मिलिट्री है वो पावरफुल के तौर पे चौथे स्थान पे है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लियोनेल मेसी। यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, जबकि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार बार्सिलोना की स्ट्राइकर एतना बोनमती को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? एतना बोनमती को। तो ये भी याद रखना, पुरुषों के अंदर किसको प्राप्त हुआ है? लियोनेल मेसी को। और महिला खिलाड़ियों के अंदर किसको स्ट्राइकर है? एतना बोनमती को। लियोनेल मेसी ने करीबी मुकाबले में नॉर्वेजियन स्ट्राइकर एलरिड एर्लिंग हॉलैंड को पीछे छोड़ा। मेसी ने मैनचेस्टर सिटी के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 52 गोल करने वाले एर्लिंग हॉलैंड और अपने पूर्व साथी किलियन बाम्पे को पीछे छोड़ा है। तो ये नाम याद रखना, बाम्पे को पीछे छोड़ा है। मेसी ने 2019 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार भी जीता था और इससे पहले 5 मौके 2009, 2010, 2011, 2012 और 2015 पर ये अवार्ड जीत चुके हैं। उन्हें कुल 8वीं बार यह सम्मान हासिल किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट देखो, सर्वश्रेष्ठ फीफा गोलकीपर का पुरस्कार। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं गोलकीपर पुरस्कार के बारे में। तो मैनचेस्टर सिटी के स्टोपर एडरसन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का पुरस्कार जीता है, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लैंड की नंबर 1 मेरी इरप्सन ने लंदन में हुए समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का पुरस्कार जीता था। ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। सर्वश्रेष्ठ फीफा कोच का पुरस्कार मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गार्डियोला ने 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रबंधक का पुरस्कार जीता है, जबकि इंग्लैंड की कोच सरीना विगमैन ने रिकॉर्ड चौथी बार महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार जीता है। तो देखो इसके अंदर गोलकीपर के पुरस्कार भी हमने डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर मैन और वुमेन दोनों का आ गया, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फीफा कोच पुरस्कार है वो भी हमने देख लिए, और महिला और पुरुष दोनों की यहाँ पे बातें हो गई। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है? तो किस भाषा को शामिल किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? फारसी भाषा को। यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी अभी पीछे तक 6 भाषाएं थी जो शास्त्रीय भाषा के अंदर काउंट थी। कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं। कौन कौन सी? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो और अभी फारसी को कर लिया, और फारसी के साथ में 2 भाषाएं और है। देखो, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है। भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 2004 में तमिल पहली शास्त्रीय भाषा बनी थी। बाद में 2014 में ओडिया को अंतिम शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फारसी के साथ साथ पाली और प्राकृत को भी संरक्षित किया गया है। यानी 6 पहले थी, और पाली और प्राकृत, और बाद में अभी किसको, जो ये फारसी भाषा है, इसको अभी किसके स्थान पे 9वीं भाषा भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिला है। आगे देखो, सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किस शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया है? तो किसका हराया? तो आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर
बुबलिक को, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसने हराया है? सुमित नागल ने। भारत के सुमित नागल ने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का आयोजन 14 जनवरी से 28 जनवरी 2024 तक मेलबर्न पार्क में आयोजित किया जा रहा है। 34 वर्ष के बाद किसी ग्रैंड स्लैम में भारतीय पुरुष सिंगल खिलाड़ी की किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी पर यह पहली जीत है। इससे पहले रमेश कृष्णन ने 1989 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैट्स विलेंडर को हराया था। यानी किससे? यानी इससे पहले कौन थे? रमेश कृष्णन ने, जो ये कारनामा करके दिखाया था। बुबलिक को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में 31वीं वरीयता प्राप्त है, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, किसी एक वर्ष में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन है वो घास पर खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला विंबलडन 1877 में आरंभ हुआ था। इसके बाद 1881 में यूएस ओपन और 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ था। तो ये भी एसएससी जीडी का जो अभी आगे एग्जाम आने वाला है, उसके अंदर खेलों को लेकर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा के अंदर शुरू हुआ है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 17 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद, हरियाणा में शुरू हुआ है। भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। कौन सा संस्करण है ये? 9वां संस्करण। विज्ञान महोत्सव का उद्देश्य क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का सम्मान करना। IISF 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सार्वजनिक आउटरीच है, तो ये इसका थीम विषय है। आगे देखो, हाल ही में श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किसने किया? किसके द्वारा किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? नवीन पटनायक जी के द्वारा, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ 2000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी कंपनी है? इंडो स्पेस ने, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंडो स्पेस ने तमिलनाडु सरकार के साथ 2000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। औद्योगिकी और लॉजिस्टिक रियल एस्टेट में एक प्रमुख खिलाड़ी इंडो स्पेस ने 2000 करोड़ रुपए के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके तमिलनाडु के आर्थिक विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। समझौते की घोषणा तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में की गई, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित उल्लेखनीय गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस नदी में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलेगी? तो कौन सी नदी में? सरयू नदी, अयोध्या। यूपी अयोध्या में सरयू नदी पर भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव शुरू करने के लिए तैयारी की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य है अयोध्या को एक मॉडल सौर शहर में बदलना और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना। यूपीएनईडीए ने सौर ऊर्जा विकसित की है, सौर नाव विकसित की है और इसके नियमित संचालन की योजना की रूपरेखा तैयार की है। 30 यात्रियों को बैठाने वाली क्षमता वाली यह नाव नया घाट से संचालित होगी। कहाँ से? नया घाट से। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो देखो, ऑप्शन 1 क्या है? पैट कमिंस, ऑप्शन 2 है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन 3 है विराट कोहली और चौथा ऑप्शन है ए और डी, एक और दो दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा, यानी एक व दो दोनों। ये क्या है? दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। कौन कौन है? पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा। पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का ताज पहनाया गया। पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत दिलाई और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अर्जित किया। दीप्ति शर्मा ने दिसंबर के लिए अपना पहला आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट है,
इंडिया लिमिटेड के अगले निदेशक कौन होंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुनील दहिया, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनील दहिया बाहरी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अगले निदेशक बनेंगे। वर्तमान में राजस्थान के बाड़मेर में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के HRRL प्रोजेक्ट के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। कौन? सुनील दहिया। दहिया निर्देशक मंडल के सदस्य होंगे, EPIL और CMD को रिपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CAPSTER 09 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनिल चौहान जी के द्वारा, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने पुणे के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कैप्सूल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च, यानी इसका शॉर्ट है CAPSTER, के 9वें अध्याय का उद्घाटन किया। कैप्स्टर 9 का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग वॉरफेयर है। आधुनिक सैन्य अभियानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण और प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? चित्रा बनर्जी के द्वारा, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखो हमने 18 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो जो भी आपको इसमें अच्छा क्वेश्चन लगा और उसका आप कमेंट करके बता सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।